कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कोमल किचन में दूध गर्म कर रही थी। उसका ध्यान कहीं और था और दूध उबाल आने से वो बहने लगा था। शोभा जी जो किसी काम से वहां आई थी, उन्होंने जल्दी से गैस बंद की और बर्तन उतारा। बहू, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सारा दूध खराब हो गया। जब मन नहीं लगता काम में तो बोल दिया करो, मैं कर सकती हूँ अभी। शोभा जी कुछ नाराजगी से बोली तो वो जैसे होश में आई थी उनकी आवाज़ से। माँ, वो मैं सॉरी, आप रहने दीजिए, मैं साफ करती हूँ। वो स्लैब पर गिरा दूध देखकर बोली। जल्दबाजी ने उसने गर्म बर्तन को हाथ से ही हटा दिया, जिससे उसका हाथ जल गया। अब ये देखो, खुद को चोट पहुंचा ली। हुआ क्या है जो गलतियां पे गलतियां किए जा रही हो? जाओ अपने कमरे में, मैं कर लूंगी सब, शोभा जी उसे हटाते हुए बोली और स्लैब पर गिरा दूध साफ करने लगी। वो अपने रूम में आई। शोभा जी की इतनी बेरुखी उसे डांटना और उसके मन की उथल पुथल उसकी आंखों में आंसू भर लाए। कुछ देर बाद में मयंक, जो कि मार्केट गया था, सब्जियां लेकर घर आया। उसने किचन में अपनी माँ को काम करते देखा। कोमल किचन में नहीं है और माँ सारा काम कर रही है, ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी। वो वहां से सीधे अपने रूम में आया। कोमल बेड से टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, उसकी पीठ मयंक की तरफ थी। मयंक बोला, कोमल, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ वहाँ अकेले किचन में सारा काम कर रही हैं। पूरा काम नहीं तो कम से कम मदद तो कर सकती हो ना उनकी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर कोमल चौंक गई। वो झट से उठकर खड़ी हुई। मयंक को सामने देख उसने अपनी गीली आंखें साफ की। माँ ने ही बोला कि वो कर लेंगी, मैं वहीं थी, अब तक खाना बन गया है, बस दूध गर्म कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसका गला रुधने लगा था। मयंक ने जब अपने दिमाग को शांत करते हुए कोमल के चेहरे पर गौर किया, जहां आंसुओं के निशान थे, वो कुछ कहता उससे पहले ही वो वहां से जाने को हुई कि मयंक ने उसकी हथेली थाम ली। वो उसके सामने और पास आया। अब उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। जहाँ मयंक की निगाहें बस उस पर टिकी थी, वहीं वो नज़रें झुकाए थी। प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आज उसके चेहरे की रौनक और आवाज़ में वो खनक नहीं थी। क्या हुआ? मयंक ने उसकी हथेली अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए पूछा। क्योंकि कुछ भी तो नहीं, वो नज़रें चुरा रही थी। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। कोमल, बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जब बताओगी तभी मुझे पता चलेगा ना क्या बात हो गई जो तुम रो रही थी। माँ ने कुछ कहा क्या, या फिर तबीयत ठीक नहीं है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मयंक के पूछते ही वो उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। मयंक को कुछ समझ नहीं आया। शादी के बाद वो पहली बार उसके सीने से लगी थी, पर अभी बस उसका ध्यान कोमल के रोने पर था। उसने उसके पीठ पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब उसे ठीक महसूस होने लगा और सिसकियाँ कम हुई तो वो उससे अलग हो गई। मयंक ने उसे बेड पर बैठाया और उसे देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल देख वो बोल पड़ी, घर की बहुत याद आ रही है। काम भी कर रही थी तो सब गलत ही हो जा रहा था, मन ही नहीं लग पा रहा। और अब माँ भी नाराज़ हो गई, वो बात नहीं कर रही। उसकी बात सुन मयंक ने गहरी सांस ली। वो कितना परेशान हो गया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कोमल को। बिट्टी को आ जाने दो, फिर चलेंगे तुम्हारे मायके। उसने जैसे ही कहा वो खुश हो गई। मयंक भी उसे खुश देखकर मुस्कुराया। आप बहुत अच्छे हैं सच में, थैंक यू। वो उसका हाथ थामते हुए बोली। बस थैंक यू? मयंक की आंखों में शरारत भर आई थी। उसने कोमल को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मयंक जी, लेट हो रहा है। वो उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर आंखें भींचते हुए बोली, मेरे आते ही लेट होने लगता है, कभी कोई काम तो कभी क्या। मयंक ने उसके गर्दन पर अपने लब रख दिए तो उसने कस कर मयंक का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल बाद वो दूर हुआ। कोमल ने उसे देखा तो वो आंखें बंद किए बेड से टेक लगाए लेट गया था। जाओ, मैं नहीं रोक रहा, उसने कहा तो कोमल मुस्कुराई। वो उसके करीब झुकी और उसकी बंद पलकों पर अपनी हथेली रख दी और एकदम से उसके माथे को चूम वहाँ से भाग गई। उसके लबों की गर्माहट मयंक को अभी भी महसूस हो रही थी। कोमल का उसके खुद से पास आना उसे अच्छा लगा।
उसने अब समय देखा तो रात के 8 बज रहे थे। बिट्टी को बोला था कॉल करती रहे, लेकिन ये लड़की, इसे कोई ख्याल भी नहीं रहता कि सबको बता दे कहाँ तक पहुँची है। कहते हुए मयंक ने अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल कर दिया। प्रियल, जिसे कुछ देर बाद सानवी के ना होने का एहसास हुआ, वो एकदम परेशान हो गई थी। उसने जब मैडम को बताया तो पता चला कि कुणाल भी छूट गया है। बस बहुत आगे पहुंच चुकी थी, तो अब फिर से इतना रास्ता तय करना ठीक नहीं लगा। मैम प्लीज़ कुछ कीजिए ना आप, सानवी पता नहीं कैसे और कहाँ होगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। आप बस पीछे लौट आइए। प्रियल, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर 25 किलोमीटर आगे बस आ चुकी है। इससे पहले क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया उसका? और नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास, कॉल करके देखो उसे, वो कहाँ है। मुझे लगा कि किसी और के साथ बैठ गई होगी वो, और फ़ोन तो उसका मेरे पास ही है। उसने अभी इतना ही कहा था कि उसके हाथ में लिया सानवी का फ़ोन बजने लगा। उस पर भैया शो हो रहा था, जो देखकर प्रियल को घबराहट होने लगी। वो मयंक का गुस्सा बहुत अच्छे से जानती थी। वो क्या जवाब देगी उसे जब वो सानवी के बारे में पूछेगा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। आज उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था क्यों सब उसे अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उसके पीछे बस पाबंदी ही नहीं होती थी, कितनी फिक्र छुपी हुई थी सबकी। कॉल एक बार कट चुकी थी और दोबारा से फ़ोन रिंग कर रहा था। सानवी और कुणाल एक ट्रक के पीछे बैठे थे। उसमें पीछे सामान लगा था, जिसमें थोड़ी सी जगह बनाकर वो लोग बैठ गए थे। सानवी तो पहले मना कर रही थी, पर कुणाल ने जब ये कहा कि अगर उसे जाना है तो वो बैठे, वरना वो चला जाएगा, तो मन मार कर उसे बैठना ही पड़ा। अभी भी वो बड़बड़ा ही रही थी, जैसे कोई रजाई गद्दा हूँ मैं, ऐसे पीछे भूसे की तरह भर दिया है, इसमें कहीं जगह भी है बैठने की। और ऊपर से ये इतने सारे मच्छर, इनकी तो मुझसे जानी दुश्मनी है। उसने अपने हाथ पर बैठे मच्छर को देखते हुए कहा और उसे भगाने लगी। उसकी आवाज़ कुणाल को भी सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि वो उसके जस्ट बगल में ही बैठा था। उसे हंसी आ गई। तुम बचपन से ही कार्टून हो क्या? उसने हंसते हुए पूछा। ये सब बस तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ये इस ट्रक में बैठकर जाने को मना किया था मैंने, पर तुम कभी किसी की सुननी ही नहीं होती है ना, बस अपनी ही दिखानी होती है। अभी ऑटो मिल जाता या फिर कहीं से फ़ोन लेकर सर को कॉल कर देते, पर नहीं। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली। बस एक बार बात करने की देर होती किसी से, उसके बाद वो खुद ही सही हो जाती थी। और अब कुणाल के साथ ऐसे लड़ रही थी जैसे वो सालों से जानती हो। पहले तो बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी उसकी, और अब जब वो साथ था तो लग ही नहीं रहा था कि अभी मिली है उससे। सॉरी यार, पर क्या करता, तुमने देखा ना, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और फ़ोन की बैटरी भी नहीं है, तो कैसे क्या करूं, किसे कॉल करूं? कुणाल ने अपनी समस्या और उसके सामने रखी तो वो चुप हो गई। आगे ड्राइविंग सीट की तरफ लगी वो छोटी सी खिड़की थी। सावी ने उसमें अपना हाथ डालते हुए आगे ड्राइवर को आवाज़ दी। भैया, आपके पास फ़ोन है क्या? प्लीज़ दे सकते हैं मुझे, एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, वो बोली। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और अपना फ़ोन उसी खिड़की से पीछे दे दिया। घर पर कॉल करने जा रही हो क्या? कुणाल ने उससे पूछा। नहीं, प्रियल को बताना है, वो परेशान हो रही होगी ना, वो बोली, और उसने प्रियल का नंबर डायल कर दिया। एक बार तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, पर जब तीसरी बार भी उसने कॉल किया तो उसने उठा लिया। हेलो, कौन? कौन की दादी, इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, उठा नहीं सकती क्या? वो बुरी तरह से झल्लाते हुए बोली। सानवी, तू कहाँ है? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, और घर से भी तेरे फ़ोन आ रहे हैं। मेरा दिमाग चकरा गया था, मैं क्या करूँ? और एक तू है कि एक कॉल तक नहीं कर सकती। कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? बोल जल्दी। प्रियल बेहद घबराई थी। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा परेशान मत हो, और कुणाल भी मेरे साथ ही है। मैंने तुझे रोकने का बोला था, पर तू 1 मिनट रुक नहीं पाई ना, तेरी वजह से ही मैं छूटी हूँ, उसने नाराज़गी से कहा। यार, मुझे लगा तू पहले ही चढ़ गई होगी। घर से कॉल आ रही थी तो तूने क्या बोला? सब बहुत परेशान हो गए होंगे। बताया तो नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ? नहीं यार, ये नहीं बताया कि तू साथ नहीं है। भैया का कई बार फ़ोन आया था तो कह दिया कि तू सो गई है। जब उठेगी तब बात करा दूंगी। कहाँ है तू? आ रही है? कब तक पहुँचेगी? सानवी ने अब कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया
और स्पीकर पर करते हुए बोला, हम सीधा वहीं आ रहे हैं जहाँ पर हमें रुकना है। तुम टेंशन मत लो, सुबह तक पहुँच जाएंगे। बस तब तक के लिए संभाल लेना, और हाँ, अपनी दोस्त की फिक्र मत करना, मैं हूँ उसके साथ। ओके, प्रियल बोली और उसने कॉल कट कर दी। सानवी कुणाल ने कुछ दूर होकर टेक लगा बैठ गई थी। कुणाल ने फ़ोन ड्राइवर को दे दिया। सानवी की पलकें नींद से बोझिल थी। लेट जाओ ना, इधर नींद आ रही है तो मैं उठा दूंगा, एक तरफ जगह बनाते हुए कुणाल ने कहा। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो बोली। उसे थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी। इतना भरोसा कर सकती हो, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सानवी एक पल को उसकी गहरी नीली आंखों में खोने लगी थी। एक झटका लगा, शायद ब्रेकर था। उसका सर पीछे लड़ता उससे पहले ही कुणाल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम ठीक हो ना, वो उसकी फिक्र करते हुए बोला तो उसने हाँ में सिर हिलाया। कुणाल ने सानवी की बांह से अपना हाथ हटा लिया और उससे दूर हो गया। वो बार बार अपने हाथों पर झाड़ रही थी। कुछ देर में वो गहरी नींद में चली गई और थोड़ी सी जगह बची थी जहाँ पर सिकुड़ कर लेट गई थी वो। कुणाल ने उसके कंधे पर रखा दुपट्टा उसे उड़ा दिया और उसे देखने लगा। कितनी प्यारी थी वो, अब जाकर शांत हुई थी, वरना तो जब से उसे मिली थी बस उसकी बड़बड़ ही सुन रहा था वो। पहले देखकर लगता ही नहीं था कि ये लड़की बोल भी सकती है, और अब इसका मुख बंद कब होगा ये इंतज़ार करना पड़ता है। वो हंसते हुए बोला और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ये सफ़र वाकई में उन दोनों के लिए खास था। सोचा भी नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं पता था रास्ता कहाँ को जा रहा था, नहीं पता था क्या थी उनकी मंजिल, पर कुछ तो था जो दिलों में जग रहा था। एक दूसरे की करीबी से, एक दूसरे को देखकर कुछ नए से एहसास थे जो जन्म ले रहे थे। हाँ, पहले क्रश ही थे, पर अब इस आधे अधूरे सफ़र में बने साथी एक दूसरे को पसंद आने लगे थे। अभी वो आधी राह में ही थी। ऋषिकेश पहुंचने में करीब 6-7 घंटे की दूरी तय करना भी बाकी था। कुणाल को भी नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं सकता था। एक जिम्मेदारी जो थी उसके साथ, वो थी सानवी। इस लड़की का साथ होना, और ऐसे सुनसान रास्ते पर जहाँ वो जा रहे थे, ज़्यादा कुछ पता भी तो नहीं था अभी उसे, इसलिए वो जाग ही रहा था। सुबह की लालिमा चारों तरफ फैल गई थी, और वो अद्भुत दृश्य जो किसी के भी मन को मोह लेने वाला था। एक अजीब सी खुमारी थी इस जगह पर, पहाड़ों के बीच से बने रास्ते। सानवी, सानवी उठो, कुणाल ने उसे आवाज़ दी, पर मजाल थी कि वो उठ जाती। घर पर भी तो कितना चिल्लाने के बाद उठती थी। नींद से तो उसका इतना गहरा नाता था कि इतना शायद किसी से नहीं रहा होगा कि सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी नींद ही थी। खाने को चाहे कम मिले, सोने को मिल जाए जी भर। कुणाल ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हल्के से हिलाते हुए बोला, है वे कब, हम आ चुके हैं। उसके हिलाने से उसने धीरे से अपनी आंख खोली। सामने कुणाल को देखती है। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। अभी पूरी तरह से नींद उसकी आंखों से नहीं गई थी, जिस वजह से वो भूल गई थी कि वो कल से ही उसके साथ है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये ख्वाब, पर मुझे पता है जैसे ही मैं उठती हूँ तुम गायब हो जाते हो। उसके होठों पर फूलों की तरह मुस्कुराहट थी। उसने कुणाल का हाथ थाम लिया था। वहीं कुणाल की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। कितनी खूबसूरत सुबह है ना, काश हर सुबह ऐसी ही हो, जब तुम्हें मैं जी भर कर निहार सकूं। वैसे तो कॉलेज में एक नज़र भी नहीं देख सकती, क्योंकि जब तुमसे निगाह मिल जाती है तो लगता है कि किसी ने इन पलकों पर बोझ डाल दिया हो और ये उठ ही नहीं पाती। सानवी, वो उस बार कुछ तेज आवाज़ में बोला तो उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कुणाल सख्त से चेहरे के साथ उसे देख रहा था। सानवी को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। उसने देखा गाड़ी रुकी थी। कुणाल अब बिना कुछ बोले नीचे कूद गया। सानवी ने उसे देखा। जो उससे नजरें फेरे खड़ा था वो भी उतर आई। कुणाल ने ट्रक वाले को पैसे दिए। कुणाल, वो बहुत धीरे से बोली, बस यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कॉलेज के सारे स्टूडेंट रुके हैं। कुणाल ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा। जाने क्यों सानवी की आंखों में पानी भर आया। वो बस एक गुड़िया सी उसके पीछे जा रही थी, बिना कुछ बोले, एकदम शांत। वो भी चुप था। जाने ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई थी उसे।
मैं भी एकदम डफर ही हूँ, कभी भी कुछ भी बोल जाती हूँ बिना सोचे समझे। पहली बार तो साथ थे राम जी, शायद इतना ही सफ़र था। उम्मीद तो वैसे भी रखना बेकार ही है, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या होने वाला है। कौन सा किसी को मेरे मन की पड़ी है, होगा वही जो सब चाहेंगे। ज़िंदगी तो आपने मुझे दी है, पर उसके फैसले लेने का हक मुझे नहीं है। उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ आसमान को देखते हुए कहा और खुद पर ही हंस पड़ी। कुणाल उसकी बात का जवाब दिए बिना बस आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे सानवी चल रही थी। वो एकदम शांत सी थी। अचानक उसके बगल से तेज रफ्तार की एक गाड़ी गुजरी। कुणाल ने उसे अपने से चिपका लिया, वरना अभी तो उसका एक्सीडेंट ही हो जाना था। पागल हो गई हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? अभी कितनी चोट आ जाती तो? तुमसे क्या मतलब? कुछ भी हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाती ना। हो नाराज़गी से बोली और अपना हाथ उससे छुड़ाकर कुछ दूर हो गई। कुणाल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, क्या हुआ? इतनी चिड़ी हुई क्यों लग रही हो? कुछ भी नहीं, और आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। यहाँ से आगे ही जाना है ना, मैं अकेले चली जाऊंगी, वो बोली। इतना गुस्सा मत दिखाओ मैडम, मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। उसने जिस तरह मुस्कुराते हुए कहा था, वो उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। कितना दुष्ट हो ना तुम, मुझे फालतू का तंग कर रहे थे, मुझसे तो बात ही मत करना अब तुम। वो उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानने लगा भला? अभी तो कोई कह रहा था कि वो ख्वाबों में भी मुझे ही देखता है, मेरी हसरत रखता है, और अब देखो चेंज। कुणाल ने शरारती मुस्कुराहट देते हुए कहा। मैं वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया, मैं किसी और का सोचकर बोल रही थी, नींद में थी इसलिए, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। कुणाल, जिसे पता था कि वो अब सच बोल रही है या पहले ही उसकी मुस्कान गहरी हो गई, इसलिए हाय में सिर हिलाया और आगे की तरफ बढ़ गया। दोनों कुछ ही देर में वहाँ एक ग्राउंड एरिया में थे, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने अपने में ही बिजी थे, और उससे कुछ दूरी पर रिजॉर्ट था जहाँ वो सब ठहरे हुए थे। बाय बाय, सानवी ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, तो उसने हाथ हिलाया और अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गया। सानवी जैसे आई, मैडम उसके पास आ गई। सानवी, व्हाट इज़ दिस? तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि कहीं भी छूट जाओ। अभी अगर कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते तुम्हारे पेरेंट्स को? वो तो अच्छा हुआ कि कुणाल तुम्हारे साथ ही था, मैडम ने उसे डांट लगाते हुए कहा। अगर आपको इतनी ही चिंता होती तो आप बस पीछे भी ले सकती थी। हाँ, मैं यहाँ सही हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, तो बस कुणाल की वजह से, वो बोली और प्रियल के पास आ गई। तू ठीक तो है ना? अब प्रियल ने उसे देखते ही पूछा, तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उसके गले लग गई। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है या कुछ ज़्यादा ही ठीक है, ये तो तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है, और जिसके साथ थी उसके साथ होने की खुशी छलक रही है ना। ये ट्रिप पर आने की खुशी से भी कहीं गुना ज़्यादा है। प्रिया ने मौका पाते ही फिर से उसे छेड़ा। वो अपना चेहरा नीचे किए ही मुस्कुराई और फिर कुछ याद आते ही प्रियल से अपना फ़ोन मांगा। प्रियल ने उसे फ़ोन थमा दिया। कॉल तो नहीं आई थी ना सुबह सुबह? भाभी की आई थी, वो कुछ परेशान थी तुझे लेकर, तू बात कर ले, प्रियल ने कहा, तो सानवी ने हामी भरी और भाभी के पास कॉल लगा दिया। हेलो भाभी, बिट्टी कैसी है? और फ़ोन भी नहीं कर रही थी। मयंक जी और मम्मी सब कितने टेंशन ले रहे थे। सॉरी भाभी, वो गलती से बस छूट गई थी, उसने कोमल को सब कुछ बता दिया। हे भगवान बिट्टी, अपना ख्याल भी नहीं रख सकती तुम? शायद इसलिए ही तुम्हारे भैया इतनी जल्दी नहीं मान रहे थे। बहुत लापरवाह होना भी ठीक नहीं है, कुछ हो जाता तो? सॉरी, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर अभी प्लीज ये सब भैया को मत बोलना, वो कुछ डरते हुए बोली। ठीक है, नहीं बोलूँगी, अब तू रख और एंजॉय कर, और हाँ ख्याल रखना अपना। मम्मी से बता देती हूँ कि तेरी कॉल आई थी। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। वो कोमल से बातें करने के बाद फ़ोन एक तरफ रखी और प्रियल को देखकर बोली, प्रियल यार भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? ब्रेकफास्ट तो हो गया हम सबका, तू रिजॉर्ट जाकर फ्रेश हो जा, उसके बाद वहीं से कुछ खा लेना। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, वैसे भी मुझे अभी कुछ जानना है, उसने कहा, तो सानवी ने उसके हाथ पर दे मारा। वो खिलखिला पड़ी और रिजॉर्ट चली गई।
उन्होंने खूब मस्ती की थी, दिन भर कहीं ना कहीं घूमने गए थे। वहाँ का वो प्राकृतिक नज़ारा कितना ही खूबसूरत था। उन सब ने ढेर सारी फ़ोटोज़ भी ली थी और अब रात के समय में सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे थे। रंगीन लाइट से पूरा शहर जगमगा रहा था। सब अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठे थे और बातें करने में व्यस्त थे। अपने दोस्तों से बातें करते हुए कुणाल की नज़र जब अचानक ही सानवी की तरफ चली गई तो वो मुस्कुरा उठा। क्या बात है भाई, जब से तू आया है और आते हुए भी देख रहा हूँ तेरी नज़रें एक ही जगह जाकर ठहर रही है। भाभी ढूंढ ली क्या हम सब के लिए? वंश उसकी नज़रों का पीछा करते हुए बोला। वो सब छोड़, तू ये बता, तुझे कोई और नहीं दिख रहा जो मेरे ही पीछे पड़ा है? कुणाल ने उसकी गर्दन अपनी बाजू में दबाते हुए कहा। अबे साले क्या कर रहा है? मैं मर जाऊंगा, सांस नहीं आ रही। उसने उसके पेट में एक मुक्का मारा और उसे खुद से छुड़ा लिया। वो दोनों वहीं घास पर ही गिर पड़े थे। क्या कुणाल यार, बेइज्जती करा रहा है? इस वंश के सामने भी तू टिक नहीं पाया, देख कैसे तुझे गिरा दिया। कशिश जो उन सबके पास ही बैठी थी वो मज़े लेते हुए बोली। कुणाल को कभी कोई गिरा नहीं सकता है, वो चाहे तो खुद गिर सकता है अपने यार और प्यार के लिए। क्यों वंश? उसने अपने अंदाज में कहा। अच्छा जी, यार का तो सबको पता है, पर प्यार कौन है ज़रा यही बता दो। आज कौन पीछे रहने वाला था? सब फूल आज मस्ती के मूड में थे। बता तो दूं, पर बात यह है ना कि तेरी बिल्ली जैसी नज़र उस पर जम जाएगी तो उसे नज़र लग जाएगी। वो हंसते हुए बोला। तो कशिश ने उसे गुस्से में घूरा और उसे पीटने लगी। कुणाल, कशिश और वंश, इन तीनों का एक ग्रुप था और इन सब में जमती भी खूब थी। कशिश एक खुलो विचारों वाली लड़की थी तो उसे छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ऐसी लड़की थी कि जिसकी लड़की दोस्त भी थी, दिल की बुरी नहीं थी, तो सानवी और प्रियल से भी उसकी बातें हो जाया करती थी। मस्ती और मजाक में पूरी ट्रिप कब बीत गई कुछ पता ही नहीं चला। 3 दिन की ट्रिप में कुणाल और शानवी को वापस से आमना सामना नहीं हुआ था। हाँ, ये बात अलग थी कि दोनों एक दूसरे को देख दूर से ही मुस्कुरा जाया करते थे। सानवी, जिसकी ज़िंदगी की यह पहली ट्रिप थी जिसमें वो अपनी फैमिली के बिना थी, तो कहीं ना कहीं वो सबको मिस भी कर रही थी। पर हाँ, दोस्तों के बीच जाकर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था और अब जब वापस जाने का समय था तो किसी का भी मन नहीं हो रहा था कि वो वापस से घर जाए और कॉलेज की बोरिंग पढ़ाई में एक बार फिर से शुरू हो जाए। सानवी को ऋषिकेश से वापस आने में शाम हो गई थी। मयंक उसे कॉलेज से लेने गया था। वो दोनों जब घर आए तो सब हाल में ही बैठे थे। वहीं कोमल खाने की तैयारी कर रही थी। माँ पापा वो जैसे ही घर के अंदर आई मुस्कुराते हुए बोली और दोनों के पास जाकर बैठ गई। हाँ, तो कैसी रही मेरी बच्ची की ट्रिप? सब ठीक था ना वहाँ पर? कहीं कोई शरारत तो नहीं की या फिर कोई और बात? दामोदर जी ने पूछा। हाँ जी पापा जी, सब ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं शरारत क्यों करूँगी? इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हो गई हूँ, उसने कहा तो वो हल्का सा हंस पड़े। अच्छा बिट्टी, वो मैंने सुना कि तेरे कॉलेज के कुछ बच्चे छूट गए थे बस में, कहीं रास्ते में ही। शोभा जी का ये सवाल सुनकर एक पल को तो उसकी सांसें ही अटक गई। दामोदर जी के साथ मयंक और शोभा जी की निगाह भी उस पर ही टिकी थी। वो हकलाते हुए बोली। हाँ माँ, वो 2 लड़कियाँ छूट गई थी, मैं तो बस में ही थी, प्रियल के पास ही बैठी थी पूरे रास्ते। शोभा जी बोली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? हम सबको बस तेरी ही चिंता थी कि तू जल्दी से आ जाए। एक तो कहीं गई नहीं अकेले, ऊपर से कुछ समझती भी नहीं है कि ध्यान रखे अपना। अब जाकर कपड़े बदल, उसके बाद तेरी भाभी खाना लगा देती हैं, फिर हम सब साथ बैठकर ही खाते हैं। जी माँ, मैं आती हूँ, वो बोली और उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही अपने सीने पर हाथ रखा और एक लंबी सांस लेकर बोली। आज तो बच गए, वरना तो मुझे लगा था कि जान ही जानी है। वो कपड़े चेंज करके किचन में आई। कोमल सारा खाना बना चुकी थी। सावी ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसे हक कर लिया। कैसी रही ट्रिप? कोमल मुस्कुराते हुए बोली और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बहुत अच्छी, खूब इंजॉय किया हम सब ने। मैंने तो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की है, अभी खाने के बाद आपको सब दिखाती हूँ। वो कितनी एक्साइटेड होकर सब कुछ बता रही थी और कोमल उसकी बात सुन बस हंस रही थी। हाँ क्यों नहीं, अभी तो पहले खाना खा ले सब, उसके बाद सारा काम निपटा कर आती हूँ तेरे पास।
थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही मुझे जाने को मिला, और फिर वो सब बातें भैया को ना बताने के लिए। सानवी ने कोमल को दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा। कौन सी बात नहीं बताई मुझे? मयंक की आवाज़ आई। सानवी ने घबराते हुए कोमल को देखा तो उसने पलकें झपकाई। आपको क्यों जाननी है क्या बात हो रही है? ये ना हम ननद भाभी के बीच की पर्सनल बातें हैं, समझे आप? कोमल लगभग उसे धमकी देते हुए बोली। मयंक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोमल और बिट्टो के बीच ये रिश्ता देखकर कोमल ने उसके हर रिश्ते को कैसे बखूबी से अपनाया था और निभा रही थी, ये बात ही थी जो मयंक का दिल जीत लेती थी। अब आप ननद भाभी के बीच की पर्सनल बातें हो गई हो तो क्या खाना मिलेगा? मयंक ने कुछ लंबा खींचते हुए कहा। तो बिट्टी ने झट से कहा, भैया आप जाके बैठिए, हम लाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो कभी भी अपने माँ से कोई बात छिपाना चाहती थी या उनसे झूठ बोलती थी, पर कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाया करती थी जो ऐसी होती थी कि सानवी भले ही सही हो उसकी नज़र में वो बात, पर उसके पेरेंट्स की नज़र में वो हमेशा गलत होती है। और जाने क्या क्या सोच लिया जाता है उसके बारे में, क्या क्या किया जाता था सोसाइटी में, इसलिए वो कई बार चुप हो जाती थी या कुछ भी नहीं बोलती थी। पहले वो अकेली थी घर में, उसे कोई नहीं समझता था, पर अब उसके पास कोमल थी, उसकी भाभी, जो कि हमेशा उसकी बात समझती और सही बातों में उसे सपोर्ट करती। आज प्रियल भी नहीं आई, कशिश, स्नेहा भी नहीं, बस मेरे घर वालों को ही मुझे भगाना था। मैं ही खूब पढ़कर टॉप करने वाली हूँ जैसे, ये जानते हुए भी कि मेरा मन इस पढ़ाई लिखाई में कम ही लगता है। मॉडलिंग को बोला था तो वो नौ करा के बस इन सब में धकेल दिया। सानवी बड़बड़ाते हुए क्लास से बाहर निकली थी। उसकी कल ऋषिकेश से आने के बाद आज कॉलेज आने का ज़रा भी मन नहीं था, लेकिन शोभा जी ने ये कहकर उसे डांटा कि इतने दिन से बस मस्ती ही कर रही है, पढ़ाई में थोड़ा भी ध्यान नहीं। आज बहुत कम ही बच्चे आए थे और उसके दोस्तों में तो कोई भी नहीं, इस वजह से वो चिढ़ी हुई थी। उसने पार्किंग में आकर अपनी स्कूटी निकाली और कुछ आगे बढ़ी ही थी कि वो चलते हुए बंद हो गई। आज तुझे क्या हुआ? वो रोना समूह बनाकर बोली और वापस से स्टार्ट करने लगी, पर उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो उसी परेशानी में थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। सानवी क्या हुआ, हम देखते हैं। सानवी ने उस तरफ देखा तो बंस था। उसका घर भी इसी रास्ते में पड़ता था जिधर सानवी जाती थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था तो उसे वो जानती भी थी, एक दो बार पढ़ाई में भी हेल्प की थी। वंस वो बोली, लेकिन चूंकि वो घर के रास्ते में थी तो थोड़ा परेशान हो गई कि अगर किसी ने देख लिया एक लड़के के साथ तो गलत ही समझेंगे। नहीं हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुम जाओ, वो जल्दी से बोली। ठीक हो तो यहाँ क्यों खड़ी हो? इस गाड़ी में लगी हुई हो? अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसे बीच रास्ते में रुकी हुई अच्छी लगती हैं? वंश ने उसे आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा था आसपास कुछ लड़के थे जिनकी नज़रें कब से शालिनी पर टिकी थी। वो तो उसी दुकान पर बैठे चाय पी रहा था, पर जब सानवी को देखा तो आ गया था। सानवी ने सिर झुका लिया। वंश ने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ में की रखकर वो थोड़ा दूर हुई। वंश ने किक मारकर कुछ देर की मशक्क़त में स्कूटी स्टार्ट कर दी। थैंक यू सो मच, वो मुस्कुराती हुई बोली। उसने सिर हिलाया। सानवी भी घर आ गई, पर उसे कहाँ पता था कि इस छोटी सी मदद ने क्या बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया होगा। कल तो ट्रिप वाली बात भले ही किसी को पता नहीं चली थी, पर आज जो हुआ उसका क्या? वो दो नज़रें जिनकी आंखों में ये दृश्य देखकर ही गुस्सा भर आया, जो शायद कितना कुछ बदल देने वाला था, इस बात का अंदाज़ा भी शायद उसे नहीं था। दामोदर जी, जो कि एक स्कूल में मास्टर थे, वो अभी घर आ ही रहे थे कि घर के पास उन्होंने अपने दो पड़ोसियों को बातें करते हुए सुना तो वो जरा सी देर के लिए ठहर गए। देख रहे हैं मिश्रा जी, क्या संस्कार दिए हैं रघुवंशी जी ने अपनी बेटी को। दूसरों को तो बहुत नियम कानून संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद के बच्चों पर ही उनका कोई काबू नहीं है। कैसे उनकी बेटी राह चलती हुई किसी अजनबी लड़के से बात करते हुए हंस रही थी। अभी कोई और होता या फिर हमारे घर के बच्चे होते जिन्होंने कोई गलत काम किया होता तो सबसे पहले वही बोल पड़ते। अरे शुक्ला जी, क्या ही बोले, अब कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरों को कोई करे भी तो क्या। रघुवंशी जी, उन्हें तो जाने पता भी है या नहीं इन सब के बारे में।
पता कैसे नहीं होगा। उनकी बेटी जो उनका नाम बढ़ा रही है। वो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन उनकी नज़र जैसे ही रघुवंशी जी पर गई तो वो चुप हो गए और कोई दूसरी बात करने लगे। दामोदर जी 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुके और सीधा अपने घर में कदम रखा। उनके माथे की नसें गुस्से से तन चुकी थी और हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा घेरे हुए था, जो कि महज इस बात से था, जो कि सबको संस्कारों का पाठ पढ़ाते हैं, आज उनकी ही बेटी उनका नाम उछालने में लगी हुई है। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी समाज में? लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देंगे। शोभा, शोभा, वो गुस्से से चीखे। शोभा जी कपड़े आयरन कर रही थी। वो उनकी तेज आवाज़ सुन जल्दी से बाहर निकली। जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? वो उन्हें इतने गुस्से में देख जल्दी से बोली। बिट्टी कहाँ है? घर आई कि नहीं? आने का समय तो हो गया है, पर आज अभी तक आई नहीं। बस आ ही रही होगी, रास्ते में होगी। उन्होंने एक नज़र घड़ी पर डालते हुए जवाब दिया। अब बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ। शोभा जी का ये कहना था कि उन्होंने एक तेज घूरती हुई नज़र शोभा जी पर डाली तो वो सहम सी गई। अभी वो थोड़ा सा भी शांत नहीं हुए थे कि बिट्टी घर में दाखिल हुई। दामोदर जी तेज आवाज़ में बोले, वहीं रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है घर के अंदर आने की। आखिर नाम तो हम लोगों का फैला ही दिया ना। कितना समझाया था इस लड़की को कि कैसे संभाल कर रहना होता है समाज में लड़कियों को, पर नहीं, इसे तो कभी किसी की सुननी ही नहीं होती है। पापा क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अपने पापा को इतने गुस्से में देख कुछ डरते हुए सवाल की। उसके लफ्ज़ भी लड़खड़ा रहे थे। क्या हुआ ये मुझसे पूछ रही हो? कौन था आखिर वो लड़का जिसके साथ भरे रास्ते में बातें कर रही थी? मिल गया सुकून हमारी इज्जत उछाल कर। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने सानवी को एक थप्पड़ लगा दिया था। वो आंसू भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखती है तो उन्होंने चेहरा फेर लिया। वहीं कोमल भी सिर झुकाए खड़ी थी। सानवी सिसकते हुए बोली, पापा मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले पूरी बात तो शोभा, इससे कह दो कि चुप हो जाए, वरना अच्छा नहीं होगा इसके लिए। एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे उसके मुंह से। इतना कुछ होने के बाद भी कैसे जुबान चला रही है? और कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, हो गई पढ़ाई लिखाई। अगर इसके ऐसे लक्षण रहें तो वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोले। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।